let's look at some of the questions related to this equation of continuity. We'll have first question with so this is my container and container के अंदर एक block, this is a massy block, इसके अंदर कुछ so there is nothing inside, it is filled inside the container, ऐसा हंग कर दिया गया है. Fluid is filled outside, so ये जो एरिया है इस पर fluid भरा हुआ है and fluid is going out from this small hole जो कि कंटेनर के बॉटम में है. सो पर्पल लाइन से जो मैंने ड्रॉ किया है दैट आर नथिंग बट स्ट्रीम लाइंस. सो ऐसे फ्लूइड के पाथ, दिस इज पाथ ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड यहाँ से आता है, यहाँ से होते हुए इट फ्लोज आउट थ्रू द होल से ऐसे आउट फ्लो करता है. सो दिस इज द पाथ ऑफ अ फ्लूइड. नाउ लेट अस लुक एट द वेरियस क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ द फ्लूइड. दिस इज माई क्रॉस सेक्शनल एरिया 1. सो यहां पर अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाऊंगा, सो दिस बिकम्स माई फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया. एक दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पॉइंट पर. सो बेसिकली इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, जब फ्लूइड यहां से यहां, सो इस पॉइंट पर जब मैं एरिया बनाऊंगा, द फर्स्ट एरिया इज ड्रॉन एट दिस पॉइंट, राइट. नेक्स्ट एरिया इज ड्रॉन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. इस पॉइंट पर जब मैं एरिया बनाऊंगा उस फ्लो के लिए, नेक्स्ट एरिया इज ड्रॉन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो ये तीनों जो एरियाज मैंने ड्रॉ किए हैं A1, A2, A3, ऑल द थ्री बिलोंग टू द सेम फ्लूइड. दे आर कनेक्टेड, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड. सो इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लग जाएगी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देन सेज कि अगर यहां सारे पार्टिकल्स v1 वेलोसिटी से जा रहे हैं, यहां के पार्टिकल्स v2 वेलोसिटी से जा रहे हैं, यहां के पार्टिकल्स v3 वेलोसिटी से जा रहे हैं, then I have A1 v1 is equals to A2 v2 is equals to A3 v3. So what do we have? जहां जहां सेम वेलोसिटी है, all are belonging to one cross section area. So ये एक पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर आप देखोगे, so this cross section area which is perpendicular to the स्ट्रीम लाइंस के परपेंडिकुलर जो एरिया है, यहां पर जो भी पार्टिकल्स हैं उन सब की सेम वेलोसिटी है v1. यहां के सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या है v2. सो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में सारे पार्टिकल्स v1 v2 से सब अंदर घुस रहे हैं. सो सारे पार्टिकल्स v1 से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, v1 से जैसे ही यहां पर पहुंचे, सो इट्स लाइक अ सिंक. दिस इज लाइक अ सिंक. तो सब v2 वेलोसिटी से सिंक के अंदर घुस गए एंड v3 वेलोसिटी से देन दे गो आउट. देयर इज समथिंग कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो एंड स्टेडी फ्लो. यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? एट एन इंस्टेंट अगर हर क्रॉस सेक्शनल एरिया में वेलोसिटी सेम है, सो यू हैव द सेम वेलोसिटी of all the fluid particles in any cross sectional area, then it is what we call as uniform flow. The flow is uniform. This is seen at an instant. Different instances में ये velocities change हो सकती हैं, but कोई particular instant पे देखोगे, so all the particles have the same velocity. On contrary, steady flow is when over the time वेलोसिटीज जो भी जिसकी भी है चेंज नहीं होगी. सो लेट्स से एट टाइम t1 मैंने देखा तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की वेलोसिटी v1 थी, इसकी वेलोसिटी v2 थी. नाउ आफ्टर सम टाइम t2 में भी यहाँ की वेलोसिटी v1 ही रहेगी, यहाँ की वेलोसिटी v2 ही रहेगी. सो dv1 by dt is equals to dv by dt and all of them are equals to 0. सो वेलोसिटीज जिसकी जो है ओवर द टाइम वही रहेगी. सो दैट फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो. So we have uniform flow and steady flow. Okay, so now we'll go to our next concept, which is Bernoulli's equation. Bernoulli's equation is like the work energy theorem for fluids. Fluids में अभी तक हमने न्यूटन्स लॉस लगाए थे, F is equals to ma वगैरह हमने अभी तक लगाया था. Now we are gonna see the work energy theorem for our fluids. Fine. So the very first, what are the assumptions? So सबसे पहला assumption we'll taking is we have the same fluid, means fluid same है. जिस पर आप Bernoulli's equation या work energy theorem लगा रहे हो वो same fluid, connected fluid है.
Work energy theorem, this Bernoulli's equation is applied on the same streamline. This is very important. ये आगे जाके more clear और ज़्यादा clear हो जाएगा कि what do you mean by same streamline पे work energy theorem लगाना है. This is when our fluid has a streamline flow. Obviously हम streamline flow की ही बातें कर रहे हैं. This is with the assumption of non-viscous fluid. So there is no loss of energy because of flow. Flow की वजह से there is no loss. Then we have incompressible fluid. So there is no work done by the normal forces. हमने देखा था कि incompressible fluid है तो normal forces कोई work नहीं कर पाएंगे because the fluid cannot be compressed, right? Okay, so let's say this is my container. In the white container बना हुआ है, उसके अंदर fluid है. Now let's take our fluid element. Now fluid element में कौन सा ले रहा हूँ? This is very important. This is my fluid element. So see, the entire container is filled with fluid, right? ये पूरा container में fluid भरा हुआ है. I cannot choose any random fluid element. I cannot choose any random fluid element like this and apply this work energy theorem. That is not allowed. You cannot choose random fluid elements here. फ्लूइड एलिमेंट में वही ले रहा हूं जो एक स्ट्रीम सिंगल स्ट्रीम लाइन के अंदर आ रहा है. सो बेसिकली ऑल दीज फ्लूइड पार्टिकल्स जो भी मैंने अपने एलिमेंट के अंदर लिया है, all those particles are belonging to the same streamline. वो सारे सेम स्ट्रीमलाइन के पार्टिकल्स हैं. मींस और ये आगे बढ़ेगा तो इसके पीछे वाला जो पार्टिकल है वो इसकी जगह ले लेगा. ये आगे बढ़ेगा तो ये वाली इसकी जगह ले लेगा और ये वाली इसकी जगह ले लेगा, राइट? सो दिस इज हाउ स्ट्रीमलाइन फ्लो वर्क्स. So in order to calculate, so we'll define our system. So this is a system. The system is in same streamline, right? So all the particles in the same streamline, and then I'm going to apply my work energy theorem on my system for dt time. So dt time के लिए system पे work energy theorem लगाएंगे. What is work energy theorem? Work done by all is equals to change in kinetic energy of the system. So let's firstly calculate change in kinetic energy of the system. Okay, so look here. This is my system. So my system consists of particles. So in order to ease, let's say the particles are named as A, B, C on and on up till K. So this is my system from A to K, system of particles. A has velocity v1, B has velocity v2 and K has velocity vn minus 1. Till this point I have my system, and from here I have my system. So this is at time t. At time t plus dt, these velocities are going to change. A B की जगह ले लेगा तो A यहाँ आ जाएगा, B C की जगह ले लेगा तो B आगे चल जाएगा, C D की जगह ले लेगा तो C आगे आ जाएगा, एंड K आगे बढ़ जाएगा और K की वेलोसिटी अब Vn हो जाएगी. K had a velocity of Vn minus 1, now K has a velocity Vn, और Vn minus 1 velocity J ने ले ली है. A की वेलोसिटी अब V2 हो गई है, and there is no one with velocity V1 right now. So I have to write kinetic energies. I have to calculate delta K, right? So in order to calculate delta K, I have to find kinetic energy K1, kinetic energy K2, and then subtract. जब K1 लिखेंगे so half dm v1 square plus half dm v2 square on and on up till half dm vn minus 1 square लिखेंगे. K2 लिखेंगे तो we'll write half dm into v2 square plus half dm into v3 square up till half dm into vn square. और यहां पर चालू होगी v1 स्क्वायर से लेकर vn माइनस 1 स्क्वायर तक. जब दोनों को माइनस करेंगे सो v2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, v3 स्क्वायर वाले सारी चीज कैंसिल हो जाएंगे, एंड डेल्टा के में फाइनली वुड बी लेफ्ट विथ हाफ dm into vn स्क्वायर minus half dm into v1 square. That is basically the kinetic energy of the outgoing particle minus the kinetic energy of the incoming particle. बीच वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे. एक पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, बट ओवरऑल सिस्टम भी देखेंगे तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, करेक्ट? और वर्क निकालने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट द फोर्सेस. सो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग? सो देयर आर नॉर्मल फोर्सेस एक्टिंग, देयर आर प्रेशर फोर्सेस ऑन दीज डायरेक्शंस, नॉर्मल फोर्सेस एंड mg. These are the three forces which are acting. So इनकी वर्क एनर्जी थ्योरम लिखेंगे. So finally we have work done by the gravity, work done by the normal forces and work done by the pressure forces. This total is equals to change in kinetic energy.
So work done by gravity is minus dm into g into h2 minus h1. So let's say this is at a height h2, this is at a height h1. So gravity का वर्क क्या हो जाएगा, force which is dm into g, force into displacement which is minus of h2 minus h1. Work done by normal forces, so P1 into dA1 is the work done by normal forces is taken to be 0. This is work done by the pressure forces. So P1 into dA1, और what is the displacement? Displacement we can assume कि V1 स्पीड से जा रहा है dt टाइम के लिए, so V1 dt minus P2 dA2 into V2 dAt. Change in kinetic energy is V2 square minus V1 square. So calculate करने पर final will get this equation, which is what we get from a Bernoulli equation. P plus rho gh plus half rho v square is constant for a single streamline. So एक particular streamline के लिए ये जो P is called pressure energy density, rho gh is gravitational energy density and half rho v square is kinetic energy density. So ये सारे जो densities हैं, these energy densities, इनका sum constant होता है for a given streamline, एक streamline के लिए. So if we take this these three different streamlines, so this is my streamline number 1, this is my streamline number 2 and this is my streamline number 3. उन सारे स्ट्रीमलाइंस के लिए, फर्स्ट स्ट्रीमलाइन के लिए हर पॉइंट पर अगर आप टोटल नेट एनर्जी डेंसिटी निकालोगे तो उसका वैल्यू लेट से C1 आता है, तो उस पूरे स्ट्रीमलाइन के लिए उस नेट एनर्जी डेंसिटी का सम C1 ही रहेगा. If you go to a different streamline, let's say same fluid की बात कर रहे हैं, उसका सम C2 आता है, तो उस पूरे streamline के लिए उसका सम C2 ही रहेगा. So among the streamlines this constant can vary, but for a given streamline this constant, this sum of net energy density is a constant in a given streamline inside a fluid. And और एक फ्लूइड के अंदर डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस की जब हम बात करेंगे तो उनके बीच में ये कॉन्स्टेंट्स चेंज हो सकता है, करेक्ट. Fine, so this is something which you have to remember. P plus rho gh plus half rho v square is constant in a given streamline and this is applied at an instant. एक instant की equation है ये. This is at time t. t टाइम पे अगर आप एक स्ट्रीमलाइन को देखोगे तब सबका कांस्टेंट C1 होगा. t plus dt में जाओगे तब वो कांस्टेंट चेंज हो सकता है, बट एक स्ट्रीमलाइन के लिए फिर भी वो हमेशा सेम रहेगा. Let's look at two quick questions. So first question में, so there is a tap, उसमें से पानी गिर रहा है and we have to find the pressure differences and all, right? So the very first thing is draw streamlines, right? ये मेरे flow है, so सबसे पहले streamline बनाओ. Streamline पर्पल कलर से what I have drawn is the streamline. अब उस एक streamline में we'll apply the Bernoulli's equation. Bernoulli equation is applied on a given streamline at a particular instant. So let me zoom this out and we'll have this. Let's say this point is A, this point is B, and we are calculating, we are applying the Bernoulli's equation on this streamline at A and B. Now one thing you have to note is pressure. If you need to calculate pressure at this point, let's say this is P, so in order to calculate that pressure, let's draw the cylinder. Cylinder draw करोगे तो यहाँ पर pressure PdA लगेगा, बाहर से PATM into dA लग रहा है. There is no other horizontal force in this direction, so pressure at every point would be PATM. So इस point पर भी pressure P है, इस point पे pressure P है, इस point पे pressure P है, इस point पे pressure P है. So one thing to notice, pressure is constant and that is equals to PATM throughout. Pressure is constant और हर जगह PATM है. Cylinder बना के we can find that out. Then at A and B, if you'll apply the Bernoulli's equations, you'll get P1 and half rho V1 square plus rho GH1, that is equals to P2 and the other things. On calculating, we'll get V square minus U square is equals to 2GH. What does this mean? This is very much equivalent to what we see in free fall. So therefore you can apply this equation. So अगर pressure constant है, so you can apply free fall equation. अगर pressure constant है, so you can apply free fall equation, which is in a given instant, this is my fluid which is flowing, this is an instant. एक instant में यहाँ पर velocity v1 है और इस point की velocity v2 है. This is for an instant. This is equivalent to a particle freely falling under gravity. तो इस point पर उसकी velocity क्या हो जाती है, v1, और इस point पर उसकी velocity क्या हो जाती है, v2. Mind you, this left hand side is drawn for a given instant, right hand side is drawn for a particle at different instances. Right?
यहाँ नीचे ग्रेविटी है z। Fine. So last question we'll see is question number 2. Let's say there is a pipe जिसके अंदर से fluid नीचे गिर रहा है and then उसके बाद वो pipe से fluid बाहर आ जा रहा है। So very first thing is draw streamline. The very first and most important thing you need to do is to draw the streamline. So सबसे पहले हम streamline बनाएंगे। This purple, what I've drawn from purple is your streamlines. Now at P1 and P2, what is going to be pressure and what are the pressure differences at different points of this streamline? So the important conclusion is P1 और P2 पे velocity same है, because if you look at A into V constant होगा, right? So if you draw two surfaces like this and this, so both have same area, so उनके velocity same है, therefore if you apply the equation, pressure is going to increase, and pressure increase कितना होगा? Because of pressure gradient or what we call as because of gravity, right? Gravity की वजह से pressure is going to increase, so P2 is greater than P1. but जैसे ही हम fluid के बाहर आ जाएंगे, pressure equates itself to atmosphere. pressure हर जगह PATM हो जाएगा, so pressure constant हो जाएगा, और अगर pressure constant है तो अब velocity बढ़ते जा रही है, और velocity बढ़ते जाएगी तो cross sectional area जो है fluid का वो ऐसे कम होता जाएगा, because A into V has to be constant. Fine. So इस सेक्शन पे प्रेशर बढ़ रहा है और इस सेक्शन पे वेलोसिटी बढ़ रही है। Okay, with this we are done with the fluid dynamics, and fluid statics is already completed. Go watch out those videos. Playlist already create हो चुकी है. The entire fluid mechanics is completed. We'll be next starting with surface tension, viscosity and elasticity.